तो सबसे पहला चैप्टर जो है हम लोग का स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहले हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है ना, उस पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितना है, 118 एलिमेंट है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 118 एलिमेंट है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 118 एलिमेंट को जानते हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स जो है हमारे मेटल्स हैं, 20 एलिमेंट्स जो है वो हमारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, और बाकी जो कुछ बचे वो हमारे क्या है, मेटल वाइट्स हैं। क्लियर है बात। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल्स होता क्या है। ठीक है, तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड, लस्ट्रस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स क्या होता है, मेटल्स हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है और गुड कंडक्टर होता है हीट का भी एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी का भी, है ना। हीट का भी एक अच्छा कंडक्टर होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी ये अच्छा कंडक्टर होता है मेटल। क्लियर है बात। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, मेटल्स है। एक चीज़ कॉमन देखोगे, ठीक है, मोस्टली मेटल्स को पहचानने का तरीका हम लोग को बता देते हैं, एक आसान तरीका कि लास्ट में एम रहेगा मोस्टली। ठीक है, देख लो तुम सारे में, सोडियम में एम है, पोटासियम में एम है, कैल्शियम में एम है, मैग्नीशियम में एम है, आयरन तो सब जानता है कि लोहा मेटल है ना। उसके बाद एल्यूमिनियम में तुम्हारा एम है ना। तो देख रहे हो, मेटल्स को पहचानने का एक तरीका ये है कि लास्ट में जो है तुम्हारा क्या रहेगा, एम रहेगा। ठीक है, ये अपने तरीके से समझिए बात, ये कोई रिटन नहीं है, ये अपने तरीके से। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल्स। नॉन मेटल जो है वो जनरली कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं अगर सॉलिड हो तो, है ना। एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को लेके। ठीक है, नॉन मेटल के एग्जाम्पल की बात करें तो तुम्हारा ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो देखो सब में ना लास्ट में रहेगा, है ना, एन। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक तरीके का पहचान हो गया किसका, नॉन मेटल का। ठीक है, समझिए बात, मोस्टली तुमको इस तरीके का केस मिल जाएगा। करते हैं हम लोग मेटलॉइड्स के बारे में। तो देखो मेटलॉइड्स क्या है, मेटलॉइड्स हैव प्रॉपर्टी दैट आर इंटरमीडिएट्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड्स के जो गुण है ना, वो बीच के हैं, वो ना ही प्रॉपर तरीके से मेटल है और ना ही प्रॉपर तरीके से नॉन मेटल है। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल क्या है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेल्यूरियम, ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, मेटलॉइड्स। क्लियर है बात। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है मेटल्स का, सवाल यहाँ से आना शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है लस्टर, है ना। मेटल्स जो है वो तुम्हारे कैसे होते हैं, मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस होता है ना। मेटल्स का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, इन सभी का सरफेस को देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, शाइनी होगा। क्लियर है। हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम। सोडियम को, पोटाशियम को और लिथियम को छोड़कर, याद रखना। ठीक है, सोडियम को, पोटाशियम को, लिथियम को छोड़कर। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखो स्टेट की बात करें तो मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर जितने भी तुम्हारे मेटल्स हैं वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। ये हर बार सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार सवाल आता है कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मरकरी। ठीक है, कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आंसर क्या लगाएंगे, मरकरी लगाएंगे। और मरकरी के जगह पे समटाइम्स हमको Hg यानी कि उसका सिंबल भी दे सकता है। ठीक है, क्लियर है बात। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, है ना, ये सारे तुम्हारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मैलेबिलिटी की बात करें तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेटल को हम लोग बीट करके थिन शीट में जो है उसको ला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड, सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल। गोल्ड और सिल्वर जो है वो क्या है, ज़्यादा मेलिएबल है, मतलब उनको हम लोग पीट पीट के उनका पतला शीट बना सकते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अब मेटल से हम क्या कर सकते हैं, लंबा सा तार बना सकते हैं, है ना। उसके इस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। एग्जांपल कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। मेटल्स जो है वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। क्लियर है बात। एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे के सारे हमारे क्या है, मेटल्स हैं जो कि गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक, अब बात करते हैं डेंसिटी की। तो जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स जो होते हैं उनका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1085 डिग्री सेल्सियस। समझिए बात। और क्या होता है, मेटल सोनरस होता है। सोनरस कहने का मतलब कि मेटल्स आर सोनरस व्हेन दे स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस साउंड। जब
मेटल्स पे हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है ना, वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं कि मेटल्स जो हमारे क्या है, सोनोरस है। एग्जांपल, बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, जो बेल्स होते हैं, ठीक है, उसको किससे बनाया जाता है, मेटल से बनाया जाता है। क्लियर है। ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। मेटालिक ऑक्साइड जो होता है वो कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है ना। दो तरीके का नेचर, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर होता है। तो मेटालिक ऑक्साइड जो है वो तुम्हारा किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। वो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के, ठीक है। तो इसमें लस्टर की बात करें तो नॉन मेटल डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर जितने भी नॉन मेटल हैं, ठीक है, उन सभी का सरफेस को देखोगे तो शाइनी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल कोल, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, है ना। कोयला जो है तुम्हारा, ऑक्सीजन जो है तुम्हारा। हार्डनेस की बात करें, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। तो हार्डनेस की अगर हम बात करें तो जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड को छोड़कर। डायमंड जो है एक नॉन मेटल है लेकिन वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे कोल दिया है। उसके बाद स्टेट की बात करें तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैस स्टेट। नॉन मेटल जो है वो कौन से स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड और गैस स्टेट में पाया जाता है, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड। ब्रोमीन को छोड़कर जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। क्लियर है बात, है ना। उसके बाद एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन गैस हो गया, कार्बन सॉलिड हो गया। मेलिबिलिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। नॉन मेलिएबल होते हैं, कभी भी तुम नॉन मेटल्स को पीट के तुम उसका सीट नहीं बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद डक्टिलिटी की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल भी नहीं होते हैं, है ना, मतलब कि कभी भी तुम नॉन मेटल्स का तार नहीं बना सकते हैं, है ना। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो कह रहे हैं कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर, किसको छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर जितने भी तुम्हारे नॉन मेटल्स है वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्लियर है बात। डेंसिटी की बात करें तो जनरली नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। इनका जनरली जो डेंसिटी है वो क्या होता है, लो होता है, और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। सोनरस की बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, है ना, ये सोनरस भी नहीं होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक, ठीक है, तो ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते जब इसको हम स्ट्रक करते हैं तो, है ना। ऑक्साइड्स की बात करें तो नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो किस नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो किस नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये सारे के सारे क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज थे मेटल के और नॉन मेटल्स के, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, मेटल का जब रिएक्शन होता है एयर के साथ, ठीक है, तो कह रहा है मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल जब तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मेटल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना दिया, अल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर अल्यूमिनियम ऑक्साइड बना दिया, है ना। रिएक्टिविटी हाईलाइट्स क्या कह रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोडियम एंड पोटाशियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। तो सोडियम और पोटाशियम को अगर हम ओपनली रखेंगे तो वो तुरंत क्या करता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है, तुरंत क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। कौन, सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को जब हम ओपनली रखते हैं तो वो तुरंत क्या करता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। सो दे आर केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। इस वजह से उसे कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। याद रखना, सोडियम और पोटाशियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड आर कवर विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, इन सभी के सरफेस को क्या किया जाता है, इन सभी के सरफेस को जो है ना थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर कर दिया जाता है ना। थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है, जो क्या करते हैं, जो फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विगरसली, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विगरसली। तो कह रहा है कि गर्म करने पर लोहा नहीं जलता लेकिन लोहे का बुरादा तेजी से जलता है, ठीक है। और कह रहा है कि Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन।
AU क्या है तुम्हारा गोल्ड है ना, और Ag क्या है तुम्हारा सिल्वर। तो AU और Ag जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, समझिए बात। गोल्ड या सिल्वर तुम्हारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ऊपर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड से तुम्हारा 2 नंबर में सवाल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो कह रहे हैं मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सके और साल्ट और वाटर को प्रोड्यूस कर सके, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर Al2O3 अभी हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करा दिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो देखो यहाँ पे साल्ट मिला और वाटर मिला, ठीक है। उसके बाद उसी तरीके से Al2O3 को हम यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट करा दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो हमें क्या मिला, वापस से साल्ट मिला और वाटर मिला। क्लियर है बात। तो रिएक्शन विद एसिड, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, साल्ट और हाइड्रोजन देगा, ठीक है, समझिए बात। मेटल जब तुम्हारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन देगा। क्लियर बात। रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट, अगर दूसरे मेटल साल्ट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मेटल ए अगर मेटल साल्ट बी से रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट ए देगा और मेटल बी देगा, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो इट इज अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है, और इस रिएक्टिविटी सीरीज को जब हम डायग्राम वाला सेशन ले रहे थे तो उसमें भी डिस्कस कर दिए थे, ठीक है। तो एक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, फिर उससे कम रिएक्टिव उससे नीचे, उससे कम रिएक्टिव उससे नीचे, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है इसको अरेंज किया गया है रिएक्टिविटी सीरीज को, ठीक है। और कह रहे हैं कि मोस्ट रिएक्टिव कौन होते हैं तुम्हारे, तो पोटाशियम और सोडियम। पोटाशियम और सोडियम जो है तुम्हारे मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर जो है वो तुम्हारे क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन होंगे, पोटाशियम और सोडियम। हमने अभी थोड़ा देर पहले भी देखा कि पोटाशियम सोडियम को अगर हम नॉर्मली रख देते हैं सिर्फ ओपन एयर में तो वो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, तो हुआ ना मोस्ट रिएक्टिव, इसलिए उसको केरोसिन के तेल में रख रहे हैं हम लोग, बात समझ में आया। और सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो ये तुम्हारे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इवन कि ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। तो आगे क्या कह रहा है, हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंसी सेल्स, है ना। तो रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी जो है ये टेंडेंसी है टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। मतलब हर कोई चाह रहा है कि हम अपने वैलेंस सेल को क्या करें, कंप्लीट कर ले, है ना। हर कोई चाहता है कि हम अपने डुप्लेट या ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। डुप्लेट तो हाइड्रोजन का केस, बाकी सारा में ऑक्टेट, है ना। तो हर कोई चाहता है कि हम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए, बात समझ में आया। तो मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कटायन, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके कटायन बना लेता है, ठीक है। और नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अनायन, और नॉन मेटल जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो जो कंपाउंड तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, याद रखना, अगर तुमसे कहे कि बताओ कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, तो कहना आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। और अगर तुमसे पूछे कि कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, ट्रांसफर नहीं, शेयरिंग से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, तो कहना कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, बात समझ में आया, ठीक है। नाउ कह रहा है हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, किस तरीके से एक मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, NaCl को बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोडियम लिया जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 1 आएगा, ठीक है। तो इसका जो है तुम्हारा 1 बज गया लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 17 होता है, कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 7 आएगा। क्लियर है बात। तो ये एक क्या करेगा, इसको दे देगा, है ना, और देकर क्या करेगा, इसका ऑक्टेट पूरा होगा, और ये लोग आपस में कैसा बॉन्ड बना लेंगे, आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन क्या कह रहा है कि सोडियम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन टू फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना, और क्लोरीन के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेगा, आयोनिक बॉन्ड बना लेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या गुण होता है। दे आर सॉलिड, हार्ड एंड जनरली ब्रिटल, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और जनरली ब्रिटल होते हैं, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। तो ये जो है सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन और पेट्रोल में, ठीक है। सॉल्युबल का मतलब जिसमें घुल सकते हैं, और इनसॉल्युबल का मतलब जिसमें ये नहीं घुल सकते हैं, ठीक है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ मॉल्टेन स्टेट बट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट, तो मॉल्टेन स्टेट में
मॉल्टेन स्टेट में ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में जो है आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे NaCl जो हमारा कॉमन साल्ट है, नॉर्मली नमक जो है तुम्हारा NaCl अगर सॉलिड के फॉर्म में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको तुम पानी में डाल दो, है ना, तब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कैपेबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो NaCl जो है सोडियम और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। बात समझ में आया। अक्रेंस ऑफ मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स ओर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनरल्स ओर्स और गैंग, है ना। तो मिनरल्स क्या है भाई, एलिमेंट और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, वो एलिमेंट या कंपाउंड जो नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। क्लियर है बात। और ओर्स की बात करें तो मिनरल्स दैट कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पार्टिकुलर मेटल विच कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो मिनरल्स दैट कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल, मतलब वो मिनरल्स जिसमें बहुत हाई परसेंटेज में कोई एक पार्टिकुलर मेटल होगा। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिटेबली तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे। समझ बात। तो वही हमारा क्या कहलाता है, ओर कहलाता है। ठीक है, गैंग क्या कह रहा है, ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो ओर्स जो है वो यूजुअली क्या होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं। कंटामिनेटेड कहने का मतलब गंदे, खराब, है ना। विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, उसमें लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज देखने को मिलता है, जैसे कि सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकता है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, है ना। क्लियर है, ये चीज पहले ही बता चुके हैं। अब हमारा इसमें एक प्रोसेस है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, इसको समझो। देखो मेटलर्जी क्या है, द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से मेटल को ऑब्टेन करने का जो पूरा प्रोसेस है ना, स्टेप वाइज, उसी प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, मेटलर्जी कहते हैं। 3 मेन स्टेप होता है, पहला एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। पहला स्टेप क्या है, रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स, सबसे पहले हम लोग गैंग को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे ओर से। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम द इनरिच ओर, फिर जो इनरिच्ड ओर है ना, उससे हम लोग मेटल को क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में क्या है, प्योरीफाइंग द एक्सट्रैक्टेड मेटल, जो मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट किया, जो मेटल को हमने निकाला, उसको हम अब प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, मेथड फॉर इनरिचमेंट, इनरिचमेंट के लिए क्या क्या मेथड होता है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है, केमिकल सेपरेशन, या जिसे हम लीचिंग भी कह सकते हैं, ये प्रोसेस होता है। इतना तुम लोग से नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस है। मेटलर्जी वाला चैप्टर आगे हायर क्लास में पढ़ना है। मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज, अब देखो क्या कह रहा है कि मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है हमारे पास, उस सीरीज में जो मेटल्स बॉटम में होते हैं, है ना, वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। देयर ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके जो धातु है ना, इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही धातु में बदला जा सकता है। मतलब इनके जो ऑक्साइड्स है उनको सिर्फ और सिर्फ गर्म करके ही किस में बदला जा सकता है, मेटल्स में बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे मरकरी फ्रॉम सिनाबार, अब देखो यहाँ पे 2HgS है। ठीक है, 2HgS है प्लस ऑक्सीजन, इसको रेट कराया तो हमको क्या मिला, 2HgO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, 2HgO लिया और इसको हमने क्या किया, हीट किया, तब जाकर हमको क्या मिला, मरकरी मिला। ठीक है, तो मरकरी फ्रॉम सिनाबार इस तरीके से हो गया। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, कॉपर को हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, कॉपर सल्फाइड से। स्टेप 1 क्या है, Cu2S है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, Cu2O बनाया और SO2 बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। उसके बाद इसको उठाया CO2 को, फिर ये Cu2S के साथ रिएक्ट करके कॉपर बनाया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कॉपर सल्फाइड से कॉपर प्राप्त किया। समझ में आ बात। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है मेटल्स मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, वो मेटल्स जो तुम्हारे मिडल में रिएक्टिविटी सीरीज के। तो कह रहा है दीज मेटल्स आर यूजुअली प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट, है ना। ये जो मेटल्स हैं जो तुम्हारे रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में है, ये एज अ सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, और काफ़ी आसान होता है कि इनके ऑक्साइड से हम लोग मेटल को क्या कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। बात समझ में आया। नेक्स्ट है तुम्हारा रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, जो सल्फाइड्स ओर्स है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, मेटल ऑक्साइड में, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा हम लोग हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है, इसका जिंक सल्फाइड है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हमने हीट किया तो क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड बना। ठीक है, उसके बाद कैल्सिनेशन की बात करें तो कैल्सिनेशन क्या है, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग इन द एब्सेंस या लिमिटेड ऑक्सीजन। जो कार्बोनेट्स ओर्स है ना, उसको हम जब चेंज करते हैं ऑक्साइड्स में, किस तरीके से, बाय हीटिंग, हीट करके,
किस कैसे हीट करते हैं, इन द एब्सेंस या लिमिटेड ऑक्सीजन, मतलब या तो ऑक्सीजन हटा देते हैं या फिर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में देते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। रिएक्शन है जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को जब हम हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे है मेटल्स टॉप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल्स तुम्हारे रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में आते हैं, दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, ऐसे मेटल्स जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एंड कैन नॉट बी रिड्यूस विथ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये रिड्यूस नहीं होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से, जैसे कि कार्बन, दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मोल्टेन स्टेट। तो इसको हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा के, है ना, उनके मोल्टेन स्टेट में। एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से हम लोग सोडियम हाईली रिएक्टिव है, तो उसको किस तरीके से हम लोग सोडियम क्लोराइड प्राप्त करेंगे। तो देखो मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, जो मेटल डिपॉजिट होते हैं तुम्हारे कैथोड पे, तो कैथोड जो कि तुम्हारा निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो कौन जो है तुम्हारा डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम, है ना। और क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड, यानी कि जो तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है ना, एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, और कैथोड क्या है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वहाँ पे तुम्हारा क्या है, क्लोरीन है, समझिए आप बात। और यहाँ पे तुम्हारा क्या जमा हो गया, सोडियम जमा हो गया, ठीक है। मेटलर्जी का स्टेप 3 है, लास्ट स्टेप, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को रिफाइन कर रहा है। तो कह रहा था इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इज वाइडली यूज फॉर रिफाइनिंग मेटल्स, जो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होता है जहाँ पे करंट देते हैं ना हम लोग, तो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में, जैसे तुम्हारा कॉपर का हो गया, जिंक का हो गया, टिन का हो गया, निकल का हो गया, सिल्वर का हो गया, गोल्ड का, ठीक है, इन सभी के। द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की बात करें तो उसमें सबसे व्हेन करंट पासेस थ्रू इट द इम्प्योर मेटल डिजॉल्व इनटू द सॉल्यूशन, तो कह रहे हैं जब करंट पासेस होगा इससे तो जो इम्प्योर मेटल है वो डिजॉल्व कर जाएगा सॉल्यूशन में, है ना, वो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है, समझिए आप बात, यानी कि घुल जाएगा। डिपोजिशन दूसरा स्टेप है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन इज डिपोजिट एट द कैथोड, तो कह रहा है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो प्योर मेटल होगा, यहाँ पे पहले क्या हुआ, जो तुम्हारा इम्प्योर मेटल था वो डिसॉल्व हो गया सॉल्यूशन में, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, जो प्योर मेटल है वो तुम्हारा डिपॉजिट हो जाएगा कौन से रॉड पे, कैथोड पे, है ना। उसके बाद एनोड मड बचेगा, एनोड मड का मतलब होता है कीचड़, ठीक है। तो एनोड मड क्या है, मतलब कि कचरा एक तरीके से समझो, तो द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर कॉल्ड एनोड मड। तो जो इम्प्योरिटीज बच जाएगा वो सेटल हो जाएगा कहाँ पे, बॉटम पे, किसके बॉटम पे, एनोड के बॉटम पे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एनोड मड कह रहे हैं। तो मेटलर्जी वाला भी प्रोसेस जो है तुमको हम बता दिए, जो कि तुमको थोड़ा डिटेल में चला गया। कोरोजन की बात करें तो द सर्फेस ऑफ सम मेटल इज कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लंबे समय तक किसी चीज को हम रख देते हैं, है ना, कोई मेटेलिक चीज को जब हम लंबे समय तक हवा में रख देते हैं, पानी में रख देते हैं, तो उसमें जंग लगने लगता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोरोजन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। बात समझ में आया। सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर, जब सिल्वर जो है चांदी वो लगातार एयर के एक्सपोज में आता है तो वो ब्लैक हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म अ ग्रीन कोट ऑफ कार्बोनेट, तो कार्बन डाइ जो तुम्हारा कॉपर है, कॉपर क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना, और वो क्या कर रहा है, वो ग्रीन कोट बना ले रहा है कॉपर कार्बोनेट का। उसी तरीके से आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर, अगर जब हम लोहा को रख देते हैं मॉइस्ट एयर में, मतलब ऐसा एयर जिसमें तुम्हारा नेचर हो, है ना, मॉइस्चर हो, तो इट एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन सब्सटेंस, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक ब्राउन सब्सटेंस का कोटिंग हो जाता है, ब्राउन सब्सटेंस का लेयर आ जाता है, जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं, है ना, जिसे हम लोग जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। समझ में आया बात। तो एक चैप्टर जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हमारा एसिड बेस एंड साल्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं एसिड का, ठीक है। तो एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो एसिड जो है तुम्हारा सावर इन टेस्ट होता है, यानी कि एसिड स्वाद में खट्टा होता है, और ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जब भी पानी में जाएगा एसिड, ये हाइड्रोजन आयंस देगा, एसिड जो है वो कोरोड करता है क्या, मेटल्स को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, HCl कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक में। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, H2SO4, ठीक है। H2SO4 जो है तुम्हारा क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया। वीक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड जो है तुम्हारा क्या है, वीक एसिड है। कॉमन आइटम्स की बात करें तो लेमन, टमाटो, हार्पिक, इन सभी में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। बेस की बात करते हैं तो बेस जो है वो तुम्हारे बेटर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि कड़वा होता है टेस्ट में। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और ये OH आयंस जो है वाटर में देता है, और ये सोपी इन टच होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और CaOH2, ये तुम्हारा क्या है,
स्ट्रॉन्ग बेसिस है। वीक बेसिस की बात करें तो NH4OH जो है तुम्हारा क्या है, वीक बेसिस। ठीक है, कॉमन आइटम्स अगर हम बात करें जिसमें बेस है तो सोप है, वॉशिंग पाउडर है, टूथपेस्ट है। इंडिकेटर्स का तो इंडिकेटर्स क्या होता है, दीज आर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, अपने कलर को या स्मेल को डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस, लिटमस जो है वो एसिड में ब्लू से लाल हो जाता है और बेस में लाल से ब्लू हो जाता है। ठीक है, टर्मरिक, टर्मरिक जो है इसमें किसी तरीके का चेंज नहीं आता है एसिड में, लेकिन बेस में कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, और रेड कैबेज जो है तुम्हारा एसिड में कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है और बेस में तुम्हारा ग्रीन हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स का। केमिकल सब्सटेंस मेड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, वो केमिकल सब्सटेंस है जिसको कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। इंडिकेटर की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज, एसिड में तुम्हारा ऑरेंज और बेस में येलो हो जाएगा। फिनोलेप्थिलीन एसिड में तुम्हारा कलरलेस और बेस में तुम्हारा पिंक हो जाएगा। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की बात करें तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है तुम्हारा दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है इसका जो ऑर्डर है वो एसिड में और बेस में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, इंडिकेटर्स की बात करें तो वैनिला एसेंस एसिड में स्ट्रॉन्ग स्मेल देगा और बेस में कोई स्मेल ना देगा। क्लोव ऑयल एसिड में स्ट्रॉन्ग स्मेल देगा और बेस में कोई स्मेल ना देगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो हम एसिड को अगर रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ तो क्या होगा, एसिड और मेटल रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो साल्ट बना लिया, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है, और जब तुम्हारा बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2ZnO2 देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ H2 गैस है। तो इफ वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स के करीब जब हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, है ना। ये किस तरीके से बर्न करेगा, पॉप पॉप साउंड देगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम हाइड्रोजन को बर्न कराते हैं तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं हम लोग एसिड का रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ। तो जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, 2HCl हो गया यहाँ पे, Na2CO3 तो क्या बना दिया भाई, सोडियम क्लोराइड बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना दिया। तो याद रखना है कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तुम्हारा साल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। याद रखना कि बेस के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो क्या होता है, तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना लेता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है बात। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो जब एक एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ और साल्ट और वाटर बना ले तो वैसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा सोडियम क्लोराइड और वाटर बना रहा है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन देता है और जितने भी बेसिस है वो OH आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन आयन जो है उनके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और OH आयन जो है उनके बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन की बात करें तो हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयंस जो है वो अलोन यानी कि अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है, दे एग्जिस्ट एज H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, तो ये एज अ हाइड्रोनियम आयन जो है क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे होता क्या है कि H+ जो है एसिड देता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन दे देता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर रिएक्ट किया तो क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन। बेसिस की बात करते हैं तो देखो बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो बेसिस जब तुम्हारे डिसॉल्व होंगे वाटर में तो ये क्या देंगे, OH- आयन देंगे। ठीक है, की रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, मेटालिक ऑक्साइड जब तुम्हारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, तो एसिड जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो कि बेसिक होता है तो साल्ट और वाटर देता है। एग्जांपल के तौर पर 2HCl कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2 और वाटर दिया। ठीक है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन करेंगे बेस के साथ तो क्या होगा, बेस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब साल्ट देगा और वाटर देगा। ठीक, बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर का। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, कई सारे इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर होता है। इट्स शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ये अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग जब कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का सॉल्यूशन में। ठीक है, पीएच अगर 0 और 7 से कम है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा और हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा। पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल है, पीएच अगर 7 से ज्यादा और 14 तक है, ठीक है, 14 से कम नहीं 14 तक है, ठीक है, तब बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पीएच इन एवरीडे लाइफ
की बात करें तो ह्यूमन बॉडी वर्क करता है कितने पीएच पे, 7 से 7.8 तक के पीएच पे ह्यूमन बॉडी जो है वो वर्क करता है। एसिडेंट की बात करें तो जब पीएच तुम्हारा 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, रेन का, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिडेंट कहते हैं। स्टमक की बात करें तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे पीएच जो है वो तुम्हारा लगभग 1 के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास होता है, 1 से 1.5, ठीक है। टूथ डीके की बात करें तो स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5, तो जब पीएच माउथ का 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डीके जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लांट्स की बात करें तो नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर ग्रोथ, है ना, इसको स्पेसिफिक पीएच की जरूरत पड़ती है इसके ग्रोथ के लिए। सेल डिफेंस में एनिमल्स जैसे कि बीज यूज मेथनोइक एसिड फॉर सेल्फ डिफेंस, है ना, ये अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या करते हैं, मेथनोइक एसिड रखते हैं। साल्ट्स की बात करते हैं। अब साल्ट क्या है, साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जो कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड और CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों हमारा क्या हो गया, साल्ट हो गया। आगे बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, also known as caustic सोडा। याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग और क्या कहते हैं, caustic सोडा कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन से ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना, सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, also known as ब्रीन, है ना, उसे हम लोग और क्या कहते हैं, ब्रीन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ क्लोर एल्कली प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है, इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। याद रखना। यूजेस की बात करें तो मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेपर मैन्युफैक्चर में, ऑयल रिफाइनिंग में, PVC मैन्युफैक्चर में और पेस्टिसाइड में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर से सवाल आ सकता है। फॉर्मूला याद रखना, CaOCl2, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेट लैम्प। तो ये जो तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब तुम्हारा ड्राई स्लेट लैम्प पे यानी कि चूना के ऊपर क्या करता है, एक्शन करता है, तब हमारा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। स्लेट लैम्प का फॉर्मूला याद रखना, CaOH2, ठीक है। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ, CaOH2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CaOCl2 बना रहा है, यानी कि हमारा ब्लीचिंग पाउडर बना रहा है और वाटर बना रहा है। यूजेस की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज हो रहा है, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इंडस्ट्रीज, ठीक है। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स यहाँ पे याद रखना, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3 है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 10H2 है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस POP वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है, CaSO4 ½ H2O इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH बात कर चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी देख चुके हैं हम लोग, बेकिंग सोडा देखते हैं, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला याद रखना, NaCO3 प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ठीक है। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे हम लोग सोडियम क्लोराइड का, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन की बात करें तो सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये रिएक्ट करके NH4Cl और NaCO3 बनाता है, ठीक है। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, है ना, और व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब इसको हम लोग कुकिंग के दौरान हीट करते हैं तो NaCO3 को जब हम हीट देते हैं तो Na2CO3 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, ठीक है, एंटासिड में एज अ इंग्रेडिएंट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर एक्सटिंग्यूशर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूज इन ब्रेड्स एंड केक्स, और ब्रेड्स और केक में भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, इसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी किया जा सके, ब्रेड और केक को, ठीक है। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा का, तो इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। प्रोसेस की बात करें तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट का करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। ये बेसिक साल्ट है, कैसा साल्ट है, बेसिक साल्ट, ठीक है। यूज की बात करें तो इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोप में, ग्लास में, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेस और रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस जो है वाटर का, उसको रिमूव करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। फॉर्मूला याद रखना, CaSO4 ½ H2O। प्रोसेस की बात करें, ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम CaSO4 2H2 एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि 373 केल्विन पे हीट करते हैं तो इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल टू बिकम POP। तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता है और क्या बना लेता है, POP बना लेता है, ठीक है। रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ, CaSO4 ½ H2O प्लस ½ H2O, ठीक है। CaSO4 बन गया और 2H2O बन गया। नोट में याद रखना कि POP टर्न्स ब्लैक इनटू, नोट में याद रखना कि POP टर्न्स बैक इनटू जिप्सम व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, ठीक है। तो अगर हम POP में पानी मिला देंगे वापस से, ठीक है, POP को जब हम वाटर के साथ मिक्स कर देंगे तो वापस से वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में। यूज की बात करें तो डॉक्टर यूज इट टू सपोर्ट फ्रैक्चर बोन्स,
तो प्लास्टर करने के लिए डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल, टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग सरफेस और वॉल स्मूथ, ठीक है, तो सरफेसेस को या वॉल को स्मूथ करने के लिए भी पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। एक चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। जो नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो कह रहा है कि अ कंपाउंड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड अ कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब जब कोई एक कंपाउंड दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, वैसे कंपाउंड को हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है बात। दे आर यूजुअली फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स, ठीक है। ये जनरली किसके बीच में बनता है, दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्लियर है बात। अगर इधर हम देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं कोवेलेंट कंपाउंड का। तो सबसे पहले कह रहा है कि पुअर कंडक्टर ऑफ एसिडिटी बिकॉज दे लैक फ्री आयंस और चार्ज पार्टिकल्स। तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ एसिडिटी होते हैं क्योंकि इनके पास जो है फ्री आयंस नहीं होते हैं, है ना। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, ठीक है। कह रहा है द कोवेलेंट बॉन्ड इटसेल्फ इज स्ट्रॉन्ग। कोवेलेंट बॉन्ड जो है खुद में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बट द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल इज वीक। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या होता है, वीक होता है। समझी बात को। इसको उस वक्त में भी समझाए थे जब डिटेल लेक्चर किए थे, तो है ना। सवाल ये है कि वाई कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, क्यों जो है कार्बन तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो 6 होता है। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा, 2,4, ठीक है। तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाता है, ना 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर पाता है। इस वजह से बोलता है कि ना हम दे पा रहे ना हम ले पा रहे, तो ऐसा करते हैं शेयरिंग से काम चला ले रहे हैं, है ना। इसी वजह से ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। पढ़ लेते हैं। कह रहा है कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। टू अचीव अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जब इसको अचीव करना हो स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज तो नहीं कर सकता बिकॉज इट रिक्वायर्स टू मच एनर्जी, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। और इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता बिकॉज 6 प्रोटॉन कैन नॉट इजली होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 प्रोटॉन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख सकते, है ना। रिजल्ट ये है कि देयरफॉर कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इसलिए ये क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन। मीथेन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वाटर का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मीथेन के बारे में देखते हैं। तो देखो मीथेन का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना, CH4, ठीक है। CH4 किसका फॉर्मूला है, मीथेन का, ठीक है। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो कह रहा है कार्बन शेयर इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद 4 हाइड्रोजन एटम। मीथेन कैसे बनता है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ कार्बन क्या करता है, शेयर करता है, और शेयर करके क्या बनाता है, मीथेन बनाता है, ठीक है। फॉर्मिंग 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 4 यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का सजा दिया। उसके बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन ले लेते, तो हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। ये इस तरीके से बना लेगा, ठीक है। ये इस तरीके से बना लेगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब कार्बन को भी स्टेबल कर दो, हो गया, है ना। और इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। और ये क्या है, इस तरीके से ये दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने, मतलब कि एक सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का, क्लियर है ना। वाटर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,6। इट्स शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विद 2 हाइड्रोजन एटम। ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और वाटर बना लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये रेफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखना। सैचुरेटेड किन्हें कहते हैं हम लोग, तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड, है ना। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। क्लियर है बात। सैचुरेटेड में तुम्हारा क्या आता है, एल्केन। फॉर्मूला याद रखना एल्केन का, CnH2n+2 याद रखना, +2 इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2 एल्केन में, ठीक है।
और अनसैचुरेटेड में तुम्हारा एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब बात करते हैं बेंजीन का। तो बेंजीन क्या होता है? बेंजीन हम बताए थे, याद है? इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बीच में गोल बना के भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? बेंजीन है। 6 कार्बन का रिंग होता है। ठीक है, 6 कार्बन का रिंग होता है, इसे क्या कहा जाता है? बेंजीन, जिसमें 6 कार्बन और 6 क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। क्लियर है ना बात? इसको देखो, बेंजीन को तुमको इस तरीके से भी दे सकता है पहचानने के लिए। पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, इसमें से कौन जो है बेंजीन का स्ट्रक्चर है? तो इसको इस तरीके से ही बनाया जाता है। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, फिर एक छोड़ के फिर एक में डबल बॉन्ड, है ना, फिर एक छोड़ के फिर में एक में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कह रहा है अ साइक्लिंग रिंग ऑफ 6 कार्बन एटम विद अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड। बेंजीन क्या है? एक साइक्लिंग रिंग है जिसमें 6 कार्बन एटम है और अल्टरनेटिंग क्या है? डबल बॉन्ड है। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड हो गया ना, एक हुआ फिर एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। याद रखना, है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्लियर है बात समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है कि बेंजीन जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? तो आसान ईजी है कि डबल बॉन्ड है ना। तो अनसैचुरेटेड हो गया बिकॉज इट कंटेन डबल बॉन्ड, है ना। बात करते हैं आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमर और आइसोमेरिज्म की बात करें तो क्या है? कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। बात समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, है ना। कैन एग्जिस्ट एज अ स्ट्रेट चेन, एज अ स्ट्रेट चेन भी ये एग्जिस्ट करता है जैसे N ब्यूटेन, और अ ब्रांच चेन भी ये तुम्हारा एग्जिस्ट करता है जैसे कि आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये क्या है? IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया उसका। फंक्शनल आइसोमर्स यहाँ पे कुछ दिए हुए, जैसे प्रोपेनल एक एल्डिहाइड हो गया, CHO ग्रुप होगा, प्रोपेनॉन कीटोन हो गया, है ना। ये सारा चीज़ यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे समझो। ये वाला टेबल जो है ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान दे दो। देखो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले एल्केन। ठीक है, तो एल्केन का IUPAC सफिक्स क्या? एन, है ना। और एल्केन है मतलब कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा स्ट्रक्चर में। ठीक है, दूसरा एल्कीन, एल्कीन का सफिक्स क्या हो गया? इन, और एल्कीन का क्या होता है स्ट्रक्चर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, एल्काइन आइन हो गया इसका सफिक्स, और स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का। ये तीनों का फॉर्मूला याद है, याद रखना। सबसे पहले एल्केन का क्या है? CnH2n+2, है ना। एल्कीन का क्या है? CnH2n, और एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। ठीक है, अब अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का सफिक्स तुम्हारा ओल हो जाता है, OL, है ना, और स्ट्रक्चर क्या है? OH। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या है? Al, और स्ट्रक्चर क्या है? CHO। कीटोन का जो है सफिक्स क्या है? ओन। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या है? C डबल बॉन्ड हो। क्लियर है बात? और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सफिक्स क्या हो जाएगा? OIC एसिड, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? COOH। इस तरीके से समझ में आ बात? तो इतना चीज। बात करते हैं होमोलोगस सीरीज के ऊपर, जिससे 5 नंबर का सवाल आ सकता है एग्जाम में। कह रहा है अ सीरीज ऑफ कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब सीरीज ऑफ कंपाउंड है जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सेम जनरल फॉर्मूला होगा और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। ये जब लॉन्ग वाला करा रहे थे तो उसमें भी डिस्कस कराए थे, है ना। यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला डिफरेंस क्या है? ईच कॉन्सिक्यूटिव मेंबर डिफर बाय अ CH2 ग्रुप। बताया था ना कि हर कॉन्सिक्यूटिव मेंबर जो है वो डिफर करता है किससे? CH2 ग्रुप से। इसका मतलब हम बताए थे कि हर नेक्स्ट वाले में क्या है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब एड ऑन होते चला जाता है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। जैसे भी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तीसरा, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो रिमेन द सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज आइडेंटिकल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो आइडेंटिकल होता है। तो 2 चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन होता है क्या है भाई? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस जो है नए सब्सटेंसेस को फॉर्म कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। ठीक है,
नोट की बात करें तो कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। एक केमिकल रिएक्शन को आप कभी भी रिवर्स नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से, जैसे कि डिस्टिलेशन से, इवापोरेशन और फिल्ट्रेशन से, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व क्या क्या होता है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टेट में चेंज देखने को मिल सकता है, हमें कलर में चेंज देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है और इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिल सकता है, ठीक है। डेली लाइफ एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कट, फर्मेंटेशन ऑफ क्रैप्स। अदर एग्जांपल में बर्निंग ऑफ पेपर, फोटोसिंथेसिस, बेकिंग केक, एसिड एंड बेस रिएक्शन, वेस्ट डिकम्पोजिशन। तो ये सारे के सारे तुम्हारे एग्जांपल हो गए किसके, केमिकल रिएक्शन के। कंपोनेंट्स ऑफ अ रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन हैज टू कंपोनेंट्स। केमिकल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट क्या है, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वैसे सब्सटेंसेस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स कर रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, और ये क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, है ना, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और जो बना वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे और दिया है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है तुम्हारा रिएक्टेंट हो जाएगा, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। रिएक्टेंट तुम्हारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन की बात करते हो तो क्या इक्वेशन की बात करें तो क्या कह रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो एक केमिकल रिएक्शन को जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, केमिकल इक्वेशन से। इट इन्वॉल्व सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस एंड मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सिंबल होते हैं सब्सटेंसेस के और फिजिकल स्टेट मेंशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2 प्लस O2 अगर हम लिख के रिएक्ट कर दें H2O से, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का हमारा केमिकल इक्वेशन है ना, केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे H2 में हम क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे, O2 में क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे, और H2O में क्या लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, केमिकल इक्वेशन। समझ में आया। फिजिकल स्टेट सिंबल की बात करें तो सॉलिड को हम लोग S से, लिक्विड को L से, गैस को G से, और एक्वस सॉल्यूशन को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर, मतलब कि इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है वो क्या होता है, हमारा वाटर होता है। बैलेंसिंग इक्वेशन की बात करें तो बैलेंसिंग इक्वेशन होता है क्या, देखो सिंपल है। बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। तभी उसे हम क्या कहते हैं कि कोई इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। हम सिंपल बात करें तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लेते हैं प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, H2 प्लस O2 रिएक्ट करके हम बना देते हैं वाटर, ठीक है, H2O। अब ये रिएक्शन देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तुम्हारा 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है ना, तो इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। अब क्या कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, तो जो भी नंबर लगाना होता है इसको हमको पीछे लगाना होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर मान लो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 है, तो यहाँ पे फिर 2 हम लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब देखो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन तुम्हारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, क्यों जो है हमें जरूरत पड़ती है एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी एक केमिकल रिएक्शन में मैटर है ना ही क्रिएट होता है ना ही तुम्हारा डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, इसलिए जो नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व हो रहे केमिकल रिएक्शन में शुड रिमेन द सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इसलिए जो तुम्हारे नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व हो रहे केमिकल रिएक्शन में वो रिमेन सेम होना चाहिए, ठीक है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। समझ में आ बात। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2H2 प्लस O2 जो है मिलकर क्या बना रहा है तुम्हारा, 2H2O बना रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, इट इज द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रिएक्शन में क्या होता है, 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है, A प्लस B रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C बना रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारा बर्निंग ऑफ कोल Ca प्लस O2 रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर तुम्हारा H2O बना रहा है, ठीक है। और बैलेंस फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है इसका, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज ब्रेक हो रहा होगा। तो इन दिस रिएक्शन अ रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट में टूटते हैं। जैसे A जो है वो टूटता है तुम्हारा किसमें, B प्लस C में, है ना। अब बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है। जब डिकम्पोजिशन जो है हीटिंग के द्वारा हो तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन
ठीक है। इसको जब हम लोग तोड़ रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और किसमें, CO2 में। समझ में आया बात। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी देकर जब हम लोग तोड़ रहे हैं वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय सनलाइट के द्वारा जो है तुम्हारा क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। एग्जांपल AgCl, Ag और Cl2 में टूट रहा है। याद रखना कि ये रिएक्शन जो है इसका इस्तेमाल किया था ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। अब यहाँ पे आ गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम्हारा क्या एलिमेंट्स है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई, तो इन दिस रिएक्शन न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। तो इस रिएक्शन में जो नए कंपाउंड्स बनते हैं वहां पे म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का दो कंपाउंड्स के बीच में। जनरल फॉर्मूला क्या है, AB+CD AD+CB, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ आयंस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है दैट इमर्ज फ्रॉम अ लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में तो तुमको इनसॉल्युबल सॉलिड दिखता है, वो एज अ प्रेसिपिटेट तुमको मिल करते हो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की यहाँ से सवाल आ सकता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं उस तरीके के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जब हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो वैसे रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन कहेंगे। क्लियर है बात। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो, ठीक है। वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल CuO+H2, ठीक है। और इसमें देखो क्या बन गया हमारा, Cu बन गया और H2O बन गया। तो यहाँ पे CuO जो है रिड्यूस हुआ है क्योंकि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया, ऑक्सीजन को क्या किया है, लूज किया है। तो जो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो वो रिडक्शन हो गया, ठीक है। गेन कर रहा है वो तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। बात करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है बने, ठीक है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फॉर्मेशन होता है जो प्रोडक्ट्स है उसका, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, रिएक्ट करके। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तो हीट हम लोग खुद देते हैं, है ना। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करना, CaCO3 को हीट देके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देना। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, क्या डेली लाइफ में कौन सा इफेक्ट्स जो है हमें ऑक्सीडेशन का देखने को मिलता है। सबसे पहले कोरोजन। कोरोजन क्या है, व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड। तो जब मेटल तुम्हारा एयर के, मॉइस्चर के, वाटर के, एसिड के एक्सपोज में आता है, फॉर सम टाइम्स अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म। तो क्या होता है, एक लेयर जो है ऑक्साइड का वो बन जाता है जो मेटल्स को हमारे वीक कर देता है, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं, अलॉइंग करते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, जिंक का कोटिंग कर देते हैं। समझ में आया बात। और डेंसिटी क्या होता है ये समझ लो। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर लीड्स टू बैड स्मेल एंड टेस्ट। तो जब तुम्हारा एयर के एक्सपोज में तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स और ऑयल का तो उससे बैड स्मेल और टेस्ट आता है। प्रिवेंशन क्या है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, है ना। एंटीऑक्सीडेंट को हम लोग ऐड करके जैसे कि BHA BHT को ऐड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेटर में रखकर, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रखकर हम जो है रेंसिडिटी से प्रोडक्ट को बचा सकते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन गैस पैकिंग करके भी हम लोग प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं लंबे समय तक, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया।